गौतम नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को बार बार एक लड़की के मर्डर का सपना आने लगता है। ये सपना उसे चैन से बैठने नहीं देता और इसीलिए अब वो उस मर्डर मिस्ट्री का राज पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। गौतम और उसके दोस्त इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे इन लोगों को सबूत मिलने लगते हैं तो बहुत ही खतरनाक राज उनके सामने आने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था, उस लड़की को किसने मारा और क्यों, और क्या गौतम इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर उस लड़की को इंसाफ दिला पाएगा, यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है 118। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है और उसके बाद एक कार को किसी तालाब में धकेल देता है। तभी हम देखते हैं कि गौतम नाम का एक लड़का घबराकर अपने सपने से जाग जाता है। वो घड़ी में देखता है तो ठीक 1:18 हो रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। अब उसके बाद हमें उस होटल पैराडाइज को दिखाया जाता है जहाँ पर गौतम रह रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, कहानी यहाँ से जाती है 6 महीने बाद, जहाँ पर हम हमारे कहानी के हीरो गौतम को देखते हैं। गौतम अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एक अजीब से एम्बुलेंस को नोटिस करता है जो कि जंगल की तरफ जा रही थी। वो तुरंत ही उसका फोटो खींचता है और अपने बॉस को भेज देता है। वो उसे कॉल करता है और कहता है कि सर, मुझे इस नंबर की डिटेल्स तुरंत ही भेज दीजिए। अब उसके कुछ देर बाद में उसका बॉस उस एम्बुलेंस की डिटेल्स भेज देता है और उसे फोन पर कहता है कि देखो गौतम, तुमने जिस एम्बुलेंस का नंबर मुझे भेजा था वो तो एक फर्जी नंबर है। और ये सुनते ही गौतम का शक यकीन में बदल जाता है, इसीलिए अब गौतम तुरंत ही उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है। तो जंगल के अंदर आकर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसों से भरे हुए बॉक्स को कहीं पर ले जा रहे थे। वो अपना कैमरा निकालता है और ये सब कुछ शूट करने लगता है। फिर वो अपने बॉस को कॉल करता है और यहाँ की सारी बातें बताता है और कहता है कि यहाँ पर मदद के लिए एक पुलिस की टीम भेज दीजिए। तभी वहाँ पर मौजूद 2 आदमी गौतम को देख लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। गौतम कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तू मिनिस्टर का भाई है ना, लेकिन आज तेरे काले धंधों के बारे में सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो ये सुनने के बाद मिनिस्टर के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को गौतम को मारने के लिए कहता है। तो ये सभी गुंडे गौतम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गौतम भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन सारे गुंडों को पीट देता है और इस मिनिस्टर के भाई और उसके दोस्त को भी मार मार कर इन दोनों का बुरा हाल कर देता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गौतम के ऑफिस में उसका बॉस उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और हम उनके चैनल की न्यूज पर देखते हैं कि कमिश्नर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरे भाई को फंसाने के लिए किया जा रहा है और उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। अब दोस्तों, ये खबर उनके चैनल की वजह से सारी दुनिया को पता चलती है, तो इस वजह से उनका चैनल अब ट्रेंडिंग पर चल रहा था और इसलिए गौतम का बॉस उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब दोस्तों, गौतम के बारे में बताया जाए तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के लिए काम करता है। अब आज उनके चैनल की तरफ से बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है, तो रात को हम देखते हैं कि ये सभी लोग एंजॉय करने के लिए पार्टी में पहुंच जाते हैं। गौतम को यहाँ पर पार्टी में ऑफिसर रविंदर मिलता है और वो गौतम की तारीफ करते हुए कहता है कि गौतम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, अगर तुम्हें किसी भी केस में मेरी जरूरत हो तो मुझे बेशक कॉल कर लेना। और अब उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही एंजॉय करते हैं। अब ये पार्टी जिस होटल में रखी थी वहां पर ये पार्टी खत्म होने के बाद गौतम उसी होटल के कमरे में आकर सो जाता है। अब थोड़ा समय बीतता है और जैसे ही घड़ी में 1:18 होते हैं तो गौतम को फिर से वही सपना आता है जिसमें कि कुछ लोग एक लड़की को मार रहे हैं और उन्होंने उस कार को पानी के अंदर धकेल दिया। और तभी अचानक गौतम की आंख खुलती है। अब वो इस सपने से परेशान हो जाता है, लेकिन अब फिर भी वो इस सपने को इग्नोर करके वहां पर सो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं उसका दोस्त रमेश उसे उठाने के लिए आता है और गौतम यहाँ पर उठकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस कमरे में लगे एक पेंटिंग पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने यही पेंटिंग और यही दीवारें कल रात के सपने में भी देखी थी। उसके बाद वो उस रूम से बाहर आता है और उस रूम के दरवाजे पर देखता है तो उस रूम का नंबर भी 118 था। अब अपने दोस्त के साथ जाते वक्त भी गौतम उसी सपने के बारे में सोचने लगता है। तो उसके दोस्त रमेश के पूछने पर गौतम बताता है कि कल रात दोबारा मुझे उसी लड़की का सपना आया जो मुझे 6 महीने पहले आया था, जिसके अंदर कुछ लोग एक लड़की को मार रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि वो सीन सच में मेरे सामने ही हो रहा है।
रमेश उसे कहता है कि अबे ऐसे सपने कभी सच नहीं होते, और तू ये कौन सी बात लेकर बैठ गया, भूल जा इसे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन गौतम अभी भी उसी सपने के बारे में सोच रहा था। तो मनुष्य के सपनों के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसे एक डॉक्टर का वीडियो मिलता है। वो डॉक्टर उस वीडियो में बताता है कि सपनों की दुनिया बहुत ही अलग होती है और आप सोते हुए भी अपने सपनों के अंदर जाकर सारी घटनाओं को देख सकते हो, और इसे ही लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। अब ये सब कुछ जानकारी मिलने के बाद गौतम कहता है कि मुझे इस डॉक्टर साहब से मिलना है। तो वो अपने दोस्त को लेकर तुरंत ही उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर आकर वो डॉक्टर को अपने सपने के बारे में सब कुछ सच बता देता है। और ये बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि ये तो हमारे दिमाग की शक्ति है। जैसे कि हमारा दिमाग हमारे जीवन में हो रही सारी घटनाओं को याद रखता है, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में कई सारे सपने स्टोर होते हैं। जब तुम पहली बार उस होटल में गए थे तब तुम्हें यह सपना आया था, और उसके 6 महीने बाद जब तुम फिर से उसी होटल में गए और उसी कमरे में रुके तो तुम्हारा दिमाग वहां के सराउंडिंग को पहचान गया और इसी वजह से तुम्हें फिर से वही सपना आया। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें उस सपने के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम अपने घर आ जाता है और यहाँ पर आते ही उसे एक अलग ही खुशबू आने लगती है और वो कहता है कि मेघा बाहर आ जाओ। और दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड मेघा कहती है कि हर बार तुम मुझे कैसे पहचान लेते हो। गौतम उसे कहता है कि तुम मेरे लिए इतनी स्पेशल जो हो, और ये दोनों यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करने लगते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जल्दी इनकी शादी होने वाली है। इन दोनों के परिवार वाले भी उनके रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खैर, अब ऐसे एक दिन हम देखते हैं कि गौतम अपनी गाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके कार के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। अब गौतम इस बात को नोटिस करता है और जैसे तैसे करके उस ट्रक से बचते हुए अपनी कार को दूसरे रास्ते में मोड़ लेता है। दरअसल दोस्तों, वो उसी मिनिस्टर के लोग होते हैं जो उसे मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन गौतम उन लोगों से बचते बचते उसी जगह पर पहुंच जाता है जो जगह उसने अपने सपने में देखी थी, वही तालाब जहाँ पर उस गाड़ी को ढकेल दिया गया था। उसे याद आता है कि ये तो वही जगह है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। तो अब गौतम उस बात का पता करने के लिए उस तालाब के अंदर कूद जाता है। पानी के अंदर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे वहां पर सच में एक कार दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत ही वहां से बाहर आता है और अपने दोस्त इंस्पेक्टर रविंदर को अपनी टीम के साथ यहाँ पर आने के लिए कहता है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं रविंदर अपनी टीम को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और क्रेन की मदद से उस कार को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इंस्पेक्टर कंट्रोल रूम में कॉल करके उस कार का नंबर बताता है और उसके सारे डिटेल्स निकलवाने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम के न्यूज चैनल की वजह से ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और तभी ये खबर देखकर एक आदमी रोनी नाम के एक लड़के को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि तुमने न्यूज देखी, क्या हम पकड़े जाएंगे? बोलो, तुमने तो कहा था कि ये मामला किसी को पता नहीं चलेगा। तो रोनी उसे कहता है कि तुम थोड़ा शांत बैठो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यहाँ इस तरफ ऑफिसर रविंदर गौतम को कॉल करके बताता है कि हमें उस कार के बारे में पता चल गया है। कुछ महीने पहले एक आदमी ने इस कार की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और इस कार के साथ एक लड़की भी गायब हुई है। तो अब गौतम थैंक यू कहता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फादर उस कार को कंफर्म करते हैं कि यह उनकी ही पहचान वाली कार है और अब उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ गौतम को ऑफिसर की मदद से इस केस की फाइल मिलती है और उसे पता चलता है कि ये जो फादर आए थे उन्होंने ही कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और जो लड़की गायब हुई है उसका नाम है मारिया। गौतम उस फाइल में से उस लड़की का फोटो देखता है, लेकिन दोस्तों ये वो लड़की नहीं थी जिसे गौतम ने अपने सपने में देखा था। तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि उस लड़की के बारे में उसे कब पता चलेगा। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गौतम और मेघा की शादी की कार्ड छापने की बातें हो रही होती है, लेकिन गौतम का दिमाग तो अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। मेघा उसे कहती है कि यहाँ पर हमारी शादी की बात हो रही है और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तो उसका दोस्त रमेश कहता है कि अरे कुछ नहीं मेघा, अभी भी वो उस सपने वाली लड़की के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन तभी अचानक गौतम को एक आइडिया आता है और वो रमेश के साथ फादर के चर्च में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस फोटो वाली लड़की का और उस सपने वाली लड़की का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तो वो फादर के पास जाकर उस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछने लगता है। फादर बताते हैं कि इस लड़की का नाम था मारिया, ये यहीं पर पली बड़ी और यहाँ के बच्चों को ही सिखाने का काम करती थी। तालाब के अंदर जो गाड़ी मिली थी वो हमारे चर्च की ही है और मैंने उस कार को काम के सिलसिले में यूज करने के लिए मारिया को दी थी। तो यहाँ पर गौतम उनसे पूछता है कि जिस दिन वो कार लेकर गई थी तब उस दिन उसने आपसे कुछ कहा था कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है और क्या उसकी कोई दुश्मन है? फादर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही थी।
और उसके दुश्मनों के बारे में बात करें तो वो किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती, अपने काम से ही काम रखती है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके दुश्मन नहीं होंगे। और अब इतनी बातें बताकर फादर वहां से चले जाते हैं। लेकिन फादर की बातों को सुनने के बाद रमेश गौतम से कहता है कि गौतम, मुझे लग रहा है कि ये फादर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और गौतम भी कहता है कि मुझे भी वैसा ही लग रहा है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि गौतम अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पर अपने मामा जी के साथ बात कर रहा होता है। लेकिन बात करते करते वो अपने मामा के यहाँ पर एक अजीब तरह का निशान देखता है और तभी उसे याद आता है कि ऐसा सेम टू सेम निशान उसने अपने सपने में भी देखा है। तो अब गौतम, उसकी गर्लफ्रेंड और रमेश अपने मामा के गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ गांव में आने के बाद वो अपने मामा से इस सिंबल के बारे में पूछने लगता है। तो उसके मामा बताते हैं कि ये तो एक प्रिंटिंग प्रेस वाली दुकान का लोगो है, लेकिन ये दुकान तो कई महीनों से बंद पड़ी है। तो अब उस जगह का एड्रेस लेकर गौतम और ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मिलकर कुछ न कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेघा जब कुछ ढूंढ रही थी तभी उसके हाथ से कुछ कागज गिरते हैं और तभी वहां पर हम एक लड़की की फोटो को वांटेड रूप में देखते हैं। और गौतम उस लड़की को देखकर कहता है कि अरे यार, ये वही लड़की है जिससे मैंने अपने सपने में देखा था। अब वो वहां पर दिए हुए एक नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब ये लोग उस नंबर की डिटेल्स निकलवा कर तुरंत ही उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। और इस घर में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये घर आद्या नाम की एक लड़की का है और उसके पिताजी ने ही उसे ढूंढने के लिए वो पोस्टर छापे थे। अब गौतम यहाँ पर आकर उन्हें अपने बेटे के बारे में बताने के लिए कहता है। आद्या के पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसे उसकी जॉब पसंद नहीं थी। वो कुछ अलग करना चाहती थी, लोगों की मदद करना, अलग अलग जगह घूमना, ये सब कुछ उसे बहुत ज्यादा पसंद था। अब गौतम और उसकी टीम आद्या के कमरे को ध्यान से देखने लगती है और उसके बाद गौतम पूछता है कि सर, आपने आद्या को आखिरी बार कब देखा था? उसके पिताजी कहते हैं कि 8 महीने पहले, जब उसने मुझसे पूछा था कि पापा, जब कुछ भी समझ ना आए तो हमें दिल की सुननी चाहिए या फिर हमारे दिमाग की। और मैंने उसे कहा कि इंसान को हमेशा अपने दिल की ही सुननी चाहिए। और उसके बाद से ही मेरी बेटी कहीं गायब है। वो गौतम से कहते हैं कि बेटा, मेरी बेटी कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं, लेकिन प्लीज तुम ही उसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि पुलिस के लिए तो ये केस सिर्फ एक मिसिंग केस है। गौतम कहता है कि मैं जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब ऐसा कहकर ये लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर गौतम कहता है कि हमें उस पैराडाइज होटल में जाकर पूछताछ करनी चाहिए, शायद हमें वहां पर कुछ सुराग मिल जाए। तो अब ये लोग तुरंत ही उस होटल पहुंच जाते हैं और वहां के इंचार्ज से कहते हैं कि 6 अक्टूबर को रूम नंबर 118 में कौन रुका था, क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हो? तो वह आदमी कहता है कि उस दिन तो हमारे होटल में रूरल डेवलपमेंट की एक मीटिंग चल रही थी। और ये नाम सुनकर गौतम कहता है कि हाँ, उसी रात मैं भी यहाँ पर आया था वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे एक कॉल आया कि सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर चला गया था। अब यहाँ पर वो आदमी बताता है कि सर, उस दिन उस कमरे में कोई भी नहीं रुका था। तो गौतम उस आदमी को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि सॉरी सर, हम सिर्फ 3 महीने पहले का ही फुटेज रखते हैं और ये घटना हुए तो 8 महीने बीत चुके हैं। लेकिन हाँ, उस दिन उस मीटिंग को शूट करने के लिए हमने एक लड़के को बुलाया था, उसके पास यहाँ का वीडियो हो सकता है और उस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल ही जाएगी। अब गौतम तुरंत ही उस लड़के के पास पहुंचता है और उस दिन शूट की हुई वीडियो दिखाने के लिए कहता है। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हाँ, सच में उस दिन आद्या वहां पर आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो वहां से कहीं गायब हो गई और अब इसके अलावा उन्हें और कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। तो उसके बाद अब गौतम उस 118 रूम में आता है और रमेश से कहता है कि आज हम यहीं पर रुकेंगे। इस कमरे में सोने के बाद मुझे वो सपना फिर से आएगा और शायद तब मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो अब रात हो जाती है और गौतम वहां पर सो जाता है। वो वहां पर सोने की बहुत ज्यादा कोशिश तो करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अब जैसे तैसे करके वो वहां पर सो जाता है, लेकिन उसके अगली सुबह रमेश उसे उठाने के लिए आता है। गौतम जाग जाता है और उसे कहता है कि अरे, कल रात मुझे उस लड़की का सपना ही नहीं आया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा? अब ये लोग घर पर आकर उसी बारे में सोचने लगते हैं। अब गौतम को 2 बार वो सपना आया था, तो उन दिनों में कौन सी ऐसी खास बात थी, इसके बारे में ये सोचने लगते हैं। उसके बारे में रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही रातें पूर्णिमा की रातें थी, मतलब कि वो सपना पूर्णिमा की रात को ही आता है और अब अगली पूर्णिमा आने में 10 दिन बाकी है। तो मेघा गौतम से कहती है कि तो तुम्हारे हिसाब से क्या 8 महीने में सिर्फ 2 ही पूर्णिमा आई? और ये बात सुनकर गौतम बहुत ज्यादा खुश आता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जब भी पूर्णिमा आती है तो उस होटल के कमरे में जो भी रुकता है उसे वो लड़की अपना सपना दिखाती है। इसीलिए गौतम और रमेश
पैराडाइज होटल जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनके ऊपर एक कार हमला कर देती है और ये लोग बार बार बचते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमला रोनी नाम के उसी लड़के ने किया था और ये लोग गौतम को इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस आद्या के मर्डर के बारे में लोगों को पता न चल सके। लेकिन फिर भी गौतम उस पैराडाइज होटल पहुंच जाता है और उस होटल में पूर्णिमा के दिन जो लोग रुके थे उनमें से कुछ लोगों का एड्रेस निकलवाता है। अब सबसे पहले ये लोग जावेद अली नाम के बंदे के घर पर जाते हैं। उसकी माँ बताती है कि अभी वो दुबई गया है और अगले हफ्ते में आ जाएगा। तो गौतम उन्हें अपना कार्ड देकर कहता है कि वो जब भी यहाँ पर आ जाए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहना। उसके बाद ये लोग चेन्नई के एक घर पर पहुंच जाते हैं क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी उस होटल में रुका था। अब उन दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसीलिए वो इशारों में उसे बताते हैं कि लाल रंग का कपड़ा, हाथी और ये बातें सुनने के बाद गौतम को आद्या के पिताजी के घर पर देखा हुआ वो बॉक्स याद आता है जिसके ऊपर हाथी का सिंबल बना हुआ था। तो ये लोग तुरंत ही आद्या के पिताजी के घर पर पहुंच जाते हैं। उस बॉक्स के ऊपर हाथी के निशान बने हुए थे और उस बक्से के अंदर एक लाल रुमाल और एक बच्ची के साथ आद्या का फोटो होता है। अब उस फोटो के पीछे एक गांव का नाम लिखा होता है। तो गौतम उसी गांव को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर किसी स्कूल के अंदर जाकर वो उस लड़की की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है। तो टीचर शर्मा कहते हैं कि अरे ये तो आद्या है, हमारे स्कूल में 2 महीने के लिए कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, लेकिन पता नहीं वो अचानक कहाँ पर गायब हो गई। और उसके बगल में जो लड़की है उसका नाम है प्रभावती, लेकिन उसका परिवार तो ये गाँव छोड़कर चला गया है। अब ये जानने के बाद गौतम वहाँ से वापस अपने घर पर आने लगता है। वो घर पर आकर देखता है तो उसके घर पर किसी ने हमला कर दिया था, मतलब कि उसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, चारों तरफ तोड़फोड़ मचाकर रखी थी। गौतम के घर पर काम करने वाला आदमी कहता है कि साहब कुछ लोग आए और यहाँ पर तोड़फोड़ करके चले गए, वो तो शुक्र है भगवान का कि यहाँ पर माजी नहीं थी। तो अब गौतम अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर गौतम का बॉस आता है और गौतम उसे कहता है कि सर मुझे ये कुछ छोटा मोटा मामला नहीं लग रहा है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो उसका बॉस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देता हूँ और कमिश्नर से भी बात करता हूँ। तभी गौतम को जावेद अली का कॉल आता है, वही बंदा जो दुबई से लौटा है। गौतम तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो बंदा तो कहता है कि मुझे तो वहाँ पर कोई भी सपना नहीं आया था। अब ये बात सुनकर गौतम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर घर के एक छोटे बच्चे ने ड्रॉ की हुई कुछ ड्राइंग्स उसे दिखाई देती है। उस ड्राइंग में एक लड़की एक कार पानी के अंदर गिर रही है, ऐसी कुछ बातें ड्रॉ की हुई थी। इसका मतलब ये था कि आद्या का सपना इस बच्चे ने देखा था। अब उन ड्राइंग्स को लेकर वो अपने घर पर आ जाता है और उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब इतने में ही गौतम को उस वीडियो शूटिंग वाले आदमी से कॉल आता है और वो गौतम से कहता है कि हमें कुछ और भी वीडियोस मिले हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसलिए गौतम तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। अब ये लोग उस वीडियो को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि आद्या जब वहाँ पर बैठी थी तब उससे एक आदमी अपने साथ ले गया और उस आदमी ने यहाँ पर काम करने वाले एक लड़के को पैसे देकर इस वीडियो को हार्ड डिस्क से डिलीट करने के लिए कहा था। तो वो लड़का यहाँ पर अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि मैंने उस आदमी से पैसे लिए थे, इसलिए मैं ये बात छुपा रहा था। अब वो लड़का उस आदमी का नाम बताता है राकेश, और राकेश की गाड़ी के पीछे उसने भावना फाउंडेशन ऐसा करके कुछ लिखा हुआ देखा था। अब भावना फाउंडेशन का एड्रेस पता करके गौतम उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन रोनी और उसकी कुछ लोग राकेश को उठाकर वहां से ले जाते हैं। गौतम लोगों का पीछा करता है, लेकिन ये लोग राकेश को एक ब्रिज के ऊपर से नीचे गिराकर मार देते हैं। अब गौतम को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उस आदमी को बचा नहीं पाया। खैर अब उसके बाद गौतम एक और बार फादर से पूछताछ करने के लिए चर्च चला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ एक नन मिलती है। वो उस नन से फादर के बारे में पूछता है तो वो नन बताते हैं कि फादर अभी यहाँ पर नहीं है और वो इटली जाने वाले हैं। तो अब गौतम नन को मारिया के बारे में पूछने लगता है। अब वो नन पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन फिर हिम्मत करके गौतम को सारी बातें बताने लगती है कि उस दिन जब तुम फादर से मिलने के लिए आए थे तब फादर ने तुम्हें जितनी भी बातें बताई थी वो सारी झूठी थी। फादर यहाँ से भागकर इटली जा रहे हैं तो तुम उन्हें रोक लो। तो अब गौतम तुरंत ही फादर को पकड़ने के लिए उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है। दरअसल यहाँ पर हम फादर के साथ मारिया को देखते हैं, मतलब कि मारिया अभी तक जिंदा थी। तभी वहाँ पर वो गुंडे आते हैं और ये लोग फादर को मार देते हैं। अब ये देखकर मारिया को बचाने के लिए गौतम उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये लोग रास्ते में उसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और उसके बाद गौतम जैसे तैसे करके मारिया को बचाकर वहाँ से ले जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब गौतम मारिया से आद्या के बारे में पूछने लगता है। तो दोस्तों मारिया रोते हुए बताने लगती है कि
गांव के एक सरकारी स्कूल में आद्या और मारिया ये दोनों टीचर के तौर पर काम करती थी। आद्या का स्वभाव बहुत ही प्यारा और खुशमिजाज होने की वजह से और इसलिए स्कूल के सभी बच्चे और गांव के लोग भी उसे पसंद करते थे। अब उसी स्कूल में प्रभा नाम की एक लड़की भी रहती थी। वो भी आद्या की तरह ही सभी लोगों की मदद करती थी और अब ऐसे में आद्या और प्रभा के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों, उस बॉक्स में जो फोटो मिली थी वो यहाँ पर आद्या ने प्रभा के साथ ही खींची थी। खैर, अब ऐसे एक दिन उनके सरकारी स्कूल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन प्रभा इंजेक्शन लेने से बहुत ज्यादा डर रही थी। तो आद्या उसे प्यार से समझाती है और वो खुद से इंजेक्शन लगाती है। लेकिन उसके अगले दिन होता यह है कि प्रभा स्कूल में नहीं आती, तो उसकी चिंता में आद्या उसके घर पर चली जाती है। वो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए आद्या और प्रभा की माँ उसे अस्पताल लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ट्रीटमेंट होने से पहले ही प्रभा की तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर प्रभा की माँ और आद्या फूट फूट कर रोने लगते हैं। आद्या को लगने लगता है कि उसने वो वैक्सीन उसे लगाई, इसकी वजह से प्रभा की जान चली गई। इसलिए अब उस वैक्सीन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रभा की जान चली गई, तो वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर उसे दवाइयों के घोटाले के बारे में पता चलता है। वो उस दवाई की कंपनी के बारे में रिसर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर दो तरह की वैक्सीन दी गई है, एक है असल वैक्सीन और दूसरी है एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। अब उसके कुछ दिनों बाद उस गांव में कुछ और भी लोगों की मौतें होने लगती है। इसलिए अब आद्या उस कंपनी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और वो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली थी, लेकिन वो गुंडे लोग उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन आद्या ने तो ठान लिया था कि वो नहीं घबराएगी और इनका पर्दाफाश करके रहेगी। लेकिन मारिया को उसकी चिंता हो रही थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं, वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन फिर भी आद्या नहीं मानती। वो इन सबूतों को पुलिस के हवाले करना ही चाहती थी। तो मारिया उसे कहती है कि ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सिद्धार्थ, वो हमें इस केस में मदद कर सकता है। तो सिद्धार्थ उन दोनों को पैराडाइज होटल बुलाता है और ये दोनों रात को उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब मारिया उसे एक जगह पर बैठने के लिए कहती है और तब तक वो अपने दोस्त को कॉल करती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि अभी मैं कुछ अर्जेंट काम में बिजी हूँ, इसलिए वहां पर नहीं आ सकता। तो अब मारिया वहां पर देखती है तो आद्या वहां पर नहीं थी और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गई। अब दोस्तों, यहाँ पर हम प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ पर आज पूर्णिमा की रात होती है। तो गौतम उस होटल के 118 कमरे में जाकर सो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आद्या उसके साथ जो कुछ हुआ ये सब कुछ सपने के जरिए उसे दिखाने लगती है। जब आद्या उस मीटिंग में बैठी थी तो वहां पर एक आदमी आया और उसे एक कमरे में लेकर चला गया। और दोस्तों, यहाँ पर वही दवाई बनाने वाली कंपनी के मालिक यानी कि मिस्टर शाह को हम देखते हैं। वो अपने गुंडों के साथ यहाँ पर आता है और आद्या को धमकाने लगता है, क्योंकि आद्या उसकी कंपनी के बारे में पर्दाफाश करने वाली थी। आद्या उसे कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी को अभी कभी बंद कर दो और लोगों की भलाई के लिए काम करो, लेकिन ये लोग कहाँ उसकी बात मानने वाले थे। अब मिस्टर शाह अपने आदमियों को आद्या को मारने का ऑर्डर दे देता है और दोस्तों, ये लोग मिलकर आद्या को वहां पर जान से मार देते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद गौतम उस सपने से बाहर आता है। और दोस्तों, अब गौतम को पता था कि उन लोगों ने आद्या की बॉडी को इसी पैराडाइज होटल के पीछे दफनाया है। गौतम होश में आने के बाद वो इंस्पेक्टर को यहाँ पर अपनी टीम के साथ आने के लिए कहता है। अब ये लोग उस एरिया में खुदाई करते हैं तो सच में उन्हें वहां पर आद्या के कंकाल मिलते हैं और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। गौतम उसे उठाकर देखता है तो उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड छुपा हुआ था जिसके अंदर सारे सबूत इकट्ठा करके स्टोर कर दिए गए थे। अब दोस्तों, इन सबूतों के आधार पर ये गलत दवाई बनाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गौतम के चैनल की मदद से ये न्यूज सभी जगह पर पहुंच जाती है। और यहाँ इस तरफ वो दवाई बनाने वाली कंपनी का मालिक मिस्टर शाह घबराकर खुद को ही गोली मार देता है। अब दोस्तों, कहानी के अंत में हम देखते हैं कि गौतम जब सो रहा होता है तभी उसके सपने में आद्या आती है और वो उसे थैंक यू कहती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।